हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पिछले वाले पार्ट पे हम लोग जो गद्यांश से रिलेटेड 15 क्वेश्चन था उसे हम लोग देख चुके थे। तो उसके आगे आज हम लोग जो पेडागोजी से संबंधित 15 क्वेश्चन रहेगा उसे तो चलिए 136 नंबर हम लोग देखते हैं। कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो है किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा को सीख सकता है? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चारों ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका श्रव्य भाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराना। देखिए, दोहराना वर्ड जैसे ही आया ये आपका नेगेटिव हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक आपका जो गलत हो जाएगा। लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर, उसके बाद आगे देखते हैं ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं, ये भी उतना खास नहीं है। उसके बाद चौथा ऑप्शन को हम लोग देखते हैं अपने समाज में सहजात वाचकों यानी कि मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से। बहुत ही यहाँ पे सटीक बताया जा रहा है ऑप्शन 4 में। तो कोई भी व्यक्ति जैसे सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा जो सीखता है तो वह किसके द्वारा सीखता है? अपने समाज में उसके संपर्क के जो व्यक्ति होते हैं उसके द्वारा जो है वह व्यक्ति जो है द्वितीय भाषा को सीख लेता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 137 नंबर पे यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं तो भाषाओं को सुनने के ये अवसर है। अपने परिवेश में दो भाषाओं को जो बोलना सुनते हैं या दो भाषाओं को सुनते हैं, ये अवसर बच्चे को जो है लाभ पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्शों यानी कि वाक्यों को दोहरा कर भाषा प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। ये वाक्य को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है? कुल भौतिक प्रतिक्रिया, श्रव्य भाषिक विधि, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रव्य भाषिक विधि आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद है आपका इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य है। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ें। तो देखिए, इस प्रकार के पठन कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य है। शिक्षार्थियों से अपेक्षा क्या रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से और ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ें। जब किसी चीज़ को आप जो है विस्तार से ध्यानपूर्वक है, उसके बाद जो है सावधानीपूर्वक जब आप लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वह जो है आपका जो है गहन पठन के अंतर्गत आ जाता है। आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गहन पठन के अंतर्गत आ जाएगा। जब किसी भी विषय वस्तु को आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे तो वह गहन पठन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है आपका पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षाओं के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेखों के बारे में बात करें। बोलने यानी कि वाचन की यह गतिविधि किस लिए है? तो पाठ के आरंभ में अध्यापक ने अपनी कक्षा में जो है जितने भी शिक्षार्थी है उसको जो समूह में बांट दिया और कहा कि हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र को रुचिकर आलेख के बारे में बात करें और बोलने की यह गतिविधि किस लिए है आपको बताना है। तो ये जो है आपका जो है मौखिक प्रवाह अभ्यास के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाली बात है। जो समाचार पत्र था पहले जो पढ़ा हुआ चीज़ था, फिर उसमें जो रुचिकर चीज़ है उसको जो है आलेख के बारे में बात करें। यह गतिविधि मतलब बोलने से संबंधित है। तो बोलने से संबंधित आपका निश्चित तौर पर मौखिक प्रवाह अभ्यास के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा। तो बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास और भाषा जो है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकास में कोई संबंध नहीं है, ये तो होगा नहीं, ऑटोमेटिक ये गलत हो जाएगा। बोल रहा कि विकास में कोई संबंध ही नहीं है, संबंध तो है, यहाँ पे बोला जा रहा नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे है उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका बिल्कुल सटीक यहाँ पे है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा में क्या संबंध है? तो उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसमें बच्चे रहते हैं।
जहाँ बच्चे रहते हैं, जिस समुदाय में बच्चे रहते हैं, वह समुदाय और संस्कृति दोनों के बीच जो है क्या रहता है, घनिष्ठ संबंध रहता है, जिसमें बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर जो भाषा कौशल का आकलन करना है तो भाषा अध्यापक जो शिक्षक है मुख्यतः उसे किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विराम चिन्हों पर, समझ के साथ पठन पर, वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करना, उचित गति के साथ पठन। तो इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझ के साथ पठन। तो समझ के साथ पठन ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है समग्र भाषा उपागम क्या है। तो आपको बताना है कि समग्र भाषा उपागम किसे कहते हैं या क्या है। तो समग्र भाषा उपागम आपका जो अर्थ आधारित हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके जो अर्थ के बारे में अच्छे से जानना, वह जो समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आगे, एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। यह गतिविधि का क्या उद्देश्य है। देखिए, एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद जो है 4 चित्रों को बताया गया कि आप लोग इसे क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे क्रम में लगाने का यहाँ पे क्या उद्देश्य है, इस प्रकार का गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य है। फर्स्ट है विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना, कहानी में आए नए और कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति, चित्र कार्डों को क्रम में लगाना, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। तो यहाँ पे जो है सारांशीकरण के लिए जो है पठन का अभ्यास करवाना यहाँ पे मूल इसका उद्देश्य हो जाएगा। पहले तो बच्चों को जो है कहानी पढ़ाया गया, फिर उस कहानी पढ़ाने के बाद बताया गया कि इसको जो है चित्र को जो क्रम में सजाइए कि पहले कौन सा चित्र होगा, पहले कौन सा कहानी का पार्ट आया, फिर बाद में कौन सा आया। तो इस तरह का चीज़ कराने का मतलब हो गया बच्चों को जो है उस कहानी का सारांश मतलब कि दिमाग में आ जाएगा। तो ये कहानी मतलब कि करने का इस तरह का गतिविधि का उद्देश्य हो गया कि बच्चे को जो है सारांश के बारे में जो है उसे जो है मतलब अच्छी तरह से दिमाग में आ जाए। उसके बाद है आगे आपका भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत है या असहमत है। तो ये जो है भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है, जन्म से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। तो इस कथन से मैं असहमत हूँ। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद है बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। जो बुनियादी चरण होते हैं उसमें आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। तो किस तरह होनी चाहिए आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है शिक्षार्थी की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो एक ही विधि का प्रयोग कर सकते, ये तो होगा नहीं। जिससे जांच पत्र व परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके। उसके बाद जो बच्चे अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि जो बच्चे अधिगम के अनुभव का जो है सहज विस्तार बन सके। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है बुनियादी चरण में आकलन और उपकरण प्रक्रियाओं की अभिकल्पना किस तरह होनी चाहिए। तो जो बच्चे अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके इस तरह का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद है आगे, शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, शिक्षार्थी जो है व्याकरण नियम और शब्द संपदा को क्या कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो है व्याकरण अनुवाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि। तो इसका जो है प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है कक्षा में
छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि जो कक्षा में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसे मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों को स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होना चाहिए। आखिर क्यों? फर्स्ट है, विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती है। उसके बाद है आपका, अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती है। कक्षा में विविधता आती है और बच्चों में विविधता बहुत पसंद है। यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्तता देती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने मतलब कि बच्चे में विविधता होती है वहाँ पे पुस्तक जो है और भी सुलभ बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो है बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। उसके बाद आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी वाचन बोलना गतिविधि वो है जिसमें, तो आपको बताना है कि एक अच्छा जो है वाचन गतिविधि क्या है। शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हो, अधिकांश मुखरित विद्यार्थियों की ही सहभागिता रहती है, अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं, शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो एक अच्छा वाचन यानी कि गतिविधि है जिसमें शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से टोटल जो है 30 क्वेश्चन हम लोग हिंदी का देख चुके हैं। तो आप लोग जो है जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।